हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की इस शानदार क्लास में। तो हमारी यूनिट चल रही है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। कल हमने पढ़ा था होब्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक है, उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम 2 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। थोड़ा साथ में इसके नोट्स बनाते जाना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में कि जॉन लॉक ने क्या विचार दिए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जॉन लॉक का वो जन्म है वो 1632 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जॉन लॉक अनुभववाद के जन्मदाता है, ठीक है। अनुभववाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जॉन लॉक को कहा जाता है। अनुभववाद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उससे हम जो देखते हैं, इससे जो हम अनुभव करते हैं, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे अनुभववाद का है, ठीक है। कि जो ज्ञान है वो हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, उसे अनुभववाद कहेंगे। जॉन लॉक उदारवाद के पिता भी हैं। जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता भी हैं, ठीक है। उन्होंने अनुभववाद का विचार दिया, उदारवाद के पिता हैं, अधिकारों का सिद्धांत दिया उन्होंने, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखना। इसके बाद आता है कि जॉन लॉक ने सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है। उन्होंने जो कॉमन सेंस है उसका भी जिक्र किया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये आप बुक भी पढ़ लेना। जॉन लॉक जो रिचर्ड हुकर की बुक थी, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। जॉन लॉक की जो प्रसिद्ध बुक है वो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसके पहले भाग में जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिमलर की बुक जो है, इसका खंडन किया है, इसका विरोध किया है, ठीक है, जिसमें राजा के शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। इसका विरोध पढ़ते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति, अपने उत्तराधिकार को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया है जो फिमलर ने दिया है। कि जो फिमलर ने एक सिद्धांत दिया था कि जो संपत्ति है वो उत्तराधिकारी को देने की शक्ति प्राप्त नहीं है, किसी भी राजा को भी वो अपने उत्तराधिकारी को अपनी सारी संपत्ति दे दे, ये अधिकार नहीं होता राजा के पास। ये किसने बोला था? फिमलर ने बोला था। इसका विरोध जॉन लॉक ने किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि जो हमारी संपत्ति है उस पर हमारे उत्तराधिकारों का अधिकार होता है, उसे संपत्ति सौंप सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुभववाद का जो विचार दिया है जॉन लॉक ने। अनुभववाद का जिक्र इनकी इस फेमस बुक में मिलता है, नोट कर लेना आप। इसके बाद आता है कि व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है, जो 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। कि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारी इंद्रियों द्वारा या अनुभव द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसे अनुभववाद कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम कि अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का ज्ञान एवं उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। और ये भी पता है कि व्यक्ति का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो जन्म से खाली स्लेट के समान होता है। वो अपनी इंद्रियों से देखता है, सीखता है, सुनता है, जो भी करता है अपनी इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है, उससे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। ये मानना था उनका कि जो जन्म के समय है उनकी जो बुद्धि है वो खाली स्लेट के समान होती है। जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो वो अपने इंद्रियों से जो भी अनुभव करता है, जो भी सीखता है, वही ज्ञान है, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया है। रॉबर्ट फिमलर के द्वारा यह कहा गया कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार राजा का प्रजा के ऊपर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है, ठीक है। ये पता है फिमलर ने। इसी विचार को जॉन लॉक ने क्या किया? खंडन कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कि लॉक के अनुसार क्या है? बच्चा अल्पवयस्क होता है, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु राजा प्रजा को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि प्रजा बच्चे नहीं होते। इसलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय है व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना। इसमें कहा गया है कि रॉबर्ट फिमल का तो मानना था कि जैसे एक बच्चे के ऊपर पिता अपना नियंत्रण रखता है, वही प्राकृतिक नियंत्रण है, स्वाभाविक रूप से वो सही है। उसी प्रकार एक राजा प्रजा के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, उसको ठीक माना है। लेकिन जॉन लॉक ने क्या बोल दिया कि ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि जो पिता होता है वो अपने बच्चे पर नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो कुछ जानता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रजा है, सोचने समझने की शक्ति होती है उनके पास, राजा है, उन पर नियंत्रण नहीं रख सकता।
इसीलिए व्यक्ति पर शासन करने का एक ही उपाय होता है कि व्यक्ति से सहमति प्राप्त करना, कि राजा को सभी व्यक्तियों की सहमति प्राप्त कर कर ही उस पर नियंत्रण या शासन चलाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा पितृसत्तात्मक राज्य का खंडन किया। जॉन लॉक के अनुसार क्या है, व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। ठीक है, व्यक्ति की सहमति ली जानी चाहिए, उसके अंदर उस पर दबाव नहीं होना चाहिए व्यक्तियों के ऊपर, उनकी सहमति द्वारा ही कोई निर्देश देना चाहिए राजा को। और जॉन लॉक के अनुसार पिता का बच्चे पर नियंत्रण एवं राज्य का नागरिक पर नियंत्रण से अलग होता है। जॉन लॉक का मानना है कि जो पिता है वो बच्चे पर नियंत्रण करता है और जो राजा है वो प्रजा पर नियंत्रण करता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, क्योंकि बच्चे हैं वो कुछ जानते नहीं है, नासमझ होते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण करते हैं, उनको सिखाते हैं ये करो ये करो ये करो। ठीक है, लेकिन जो प्रजा होती है वो समझदार होते हैं, उनके पास बुद्धि विवेक होता है, इसलिए उन पर नियंत्रण नहीं बल्कि सहमति द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बोली है। इसके बाद आएगा प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। जॉन लॉक ने दिया था अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन लॉक ने दिया था। इसके बाद हम इसे थोड़ा डीपली से पढ़ लेते हैं, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत क्या है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को शामिल किया, तीनों चीज़ों को। ठीक है, जॉन लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन थॉमस पेन ने भी किया था, जिन्होंने राइट ऑफ मैन नामक बुक में किया था। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना इसको भी कि थॉमस पेन की बुक कौन सी है, राइट ऑफ मैन। ठीक है, अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कभी भी छीना नहीं जा सकता। जो इनके प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों को, जैसे जीवन की, स्वतंत्रता की और संपत्ति रखने का, इन अधिकारों को किसी भी हाल में छीना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा है कि प्राकृतिक अधिकार बकवास है, बकवासों से भी बढ़कर बकवास है। ठीक है, कि जो लॉक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत दिया है तो उसकी आलोचना किसने की है, तो बेंथम ने की थी। क्या कहा था, प्राकृतिक अधिकार बकवास है। बेंथम के अनुसार राज्य एवं सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना अतार्किक है। ठीक है, उन्होंने ये तर्क भी दिया कि राज्य एवं सरकार से पहले अगर अधिकारों की हम कल्पना भी करते हैं तो वह अतार्किक है, क्योंकि वो सही नहीं है, बेंथम का मानना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की जो आलोचना है वो बर्क और रूसो दोनों करते हैं। ठीक है, बेंथम करते हैं, ये तीनों इनकी आलोचना करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हैं। ठीक है, आगे आता है इनके संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक के अनुसार श्रम सिद्धांत का निर्माण करते हुए कहा है कि व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं को अपना श्रम मिलाकर उनका स्वामी बन जाता है, कि व्यक्ति अपनी मेहनत लगाकर, अपना श्रम लगाकर किसी भी संपत्ति को इकट्ठा करता है और उसका स्वामी बन जाता है। ठीक है, और प्रकृति ने पर्याप्त वस्तुएं दी हैं, व्यक्ति का मूल उद्देश्य है श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना। और जॉन लॉक ने संपत्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है कि संपत्ति दूसरे के लिए भी छोड़ना चाहिए तथा संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। कि संपत्ति, अगर हम कोई भी व्यक्ति अपना श्रम लगा के कोई संपत्ति इकट्ठा कर रहा है तो उसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। और अपने श्रम से जो भी व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करता है उस पर उसी का अधिकार होता है, उसे सुरक्षित रखने का भी अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ें बोली उन्होंने संपत्ति के अधिकार में। इसके बाद बढ़ते हैं उनका जो उदारवादी विचार है उसके बारे में। जॉन लॉक बहुत बड़े उदारवादी विचारक हैं, इसके जन्मदाता कहा जाता है इन्हें। उदारवादी विचार मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। ठीक है, उन्होंने व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है, उनके अधिकारों, स्वतंत्रता, जीवन के अधिकारों को ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के जो उदारवादी विचार है उनके क्या क्या सिद्धांत है। जैसे स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यक्ति को, सहिष्णुता और सहमति का शासन, संवैधानिक शासन, ये चीज़ें आती हैं इनके अंदर। और इनकी इसके बाद हम पढ़ते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है जॉन लॉक ने, उसके बारे में भी। लॉक ने भी होब्स की तरह सामाजिक समझौते पर बल दिया है कि सामाजिक समझौते द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था आदि का वर्णन करते हुए राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं कि जो एक राज्य बना है, एक राजा बना है, वो किसकी वजह से बना है, सामाजिक समझौते द्वारा बना है। आपस में लोगों ने समझौता कर कर सहमति द्वारा एक राज्य का निर्माण किया है। ठीक है, उन्होंने मानव का स्वभाव कैसा बताया है जॉन लॉक ने, कि व्यक्ति सुख प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं एवं दुख से बचना चाहते हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है।
और दुख से बचना चाहता है। और जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव नेक एवं अच्छा होता है। अच्छा स्वभाव बताया इन्होंने व्यक्ति का। व्यक्ति के जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्होंने प्राकृतिक अधिकार का जिक्र किया है, वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। क्या है प्राकृतिक अधिकार? प्राकृतिक अधिकारों में लोक ने संपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है कि संपत्ति रखना, संपत्ति का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है। इसे इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों में रखा है। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था क्या है? जॉन लॉक ने ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर नामक रचना की। प्राकृतिक अवस्था का जिक्र मिलता है जिसमें इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी आप नोट कर लेना। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर है, शांति और सहयोग की अवस्था है। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है और प्राकृतिक विधि विद्यमान होती है इनमें। इसके बाद आता है विधि एवं स्वतंत्रता के मध्य संबंध। जॉन लॉक के अनुसार जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है। ठीक है। इनका मानना है कि जहाँ विधि मतलब कानून, नियम कानून जो होते हैं वहाँ जहाँ समाप्त हो जाते हैं वहाँ क्या आ जाती है? निरंकुशता आ जाती है। विधि स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं करती बल्कि उसमें वृद्धि भी करती है कि जो विधि होती है, जो कानून विधि नियम होते हैं वो स्वतंत्रता का संरक्षण करती है, रक्षा करती है, साथ साथ में उसमें वृद्धि भी करती है। ठीक है। विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है कि जो हमारी विधि नियम कानून है अगर वो नहीं होंगे तो हमारे स्वतंत्रता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने साथ साथ में नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी बाकी है वो हम कल की वीडियो में इसे अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। हमारा बच जाता है जिसमें प्राकृतिक नियम आएगा और सामाजिक समझौते की जो विशेषताएं हैं, क्रांति के बारे में क्या विचार हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।